नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज बात हम कर रहे हैं पन्नीर सेल्वम का हिंदी ज्ञान, यूपी बिहार का अपमान, ये कैसे हुआ। दरअसल आपको पहले ये बता दें, तमिलनाडु में चुनाव है, नजदीक है। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MR के पन्नीर सेल्वम ने उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया। उत्तर भारतीयों को लोग लगातार टारगेट करते, उधर आप जाएंगे। महाराष्ट्र में भी जब चुनाव आते तो उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। उत्तर भारतीय तमिलनाडु में आकर टेबल साफ करते, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसा काम करते हैं। पन्नीर सेल्वम ने कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं। ये देखिए, हैरानी की बात है, लेकिन मंत्री साहब को नहीं पता है कि उनके बच्चे भी अमेरिका तो जा रहे हैं, इंग्लिश तो जानते हैं, लेकिन अमेरिका, लंदन में भी करोड़ों बेशक कमा रहे होंगे, लेकिन वो भी दुकानों में ही काम करते हैं। शायद उनको ये नहीं पता, ये मैं बताऊंगा। पन्नीर सेल्वम का ये बयान बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि डीएमके के कई नेता प्रवासी मजदूरों का, विशेषकर उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वालों का बार बार मजाक उड़ा चुके हैं। ऐसे में जब तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, इस तरह के बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। तो आपको बता दें कि उत्तर भारतीयों पर मचे इस घमासान के बीच सवाल यह है, क्या उत्तर भारतीयों को गाली देने का ट्रेंड बन गया है? हिंदी तमिल विवाद को हवा क्यों दी जा रही है? क्या सियासी फायदे के लिए उत्तर भारतीयों का मुद्दा उछाला जा रहा है? अपने कार्यक्रम में हम पन्नीर सेल्वम का ये हिंदी ज्ञान, यूपी बिहार का अपमान में कुछ ऐसे ही हम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार ये सुन लीजिए आप। இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் வந்து இப்போ வந்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக வடக்கே உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான்। ऐसे में आज के बारे में महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, क्योंकि उत्तर भारत की बात आती है तो यूपी बिहार का अपमान ही माना जाएगा ना। ये तो हमारे सवाल है, क्या उत्तर भारतीयों गाली देने का ट्रेंड बन गया है? दूसरा सवाल, सियासी फायदे के लिए उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाया जा रहा है। हिंदी तमिल विवाद को हवा क्यों दी जा रही है? हिंदुस्तान में हिंदी से तकरार, लेकिन अंग्रेजी से प्यार क्यों? तो आज भी मैं इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से, जहां पर पन्नीर सेल्वम पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार चला रही है, उत्तर भारतीयों को गाली सुनवा रहे हैं, इसका जवाब दे राहुल गांधी। चीन पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस, और आपको बता दें कि वहां पर डीएमके मिलकर सरकार चला रही है, इसलिए सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस, उत्तर भारतीयों को यानी यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान, तमिलनाडु के मंत्री पन्नीर सेल्वम पर बोला हमला, मेहनत की कमाई खा रहे उत्तर भारतीय, तमिलनाडु के लोगों के हक का खा रहे हैं भ्रष्ट मंत्री। तो सवाल यह है, उत्तर भारतीय के लोग जो तमिलनाडु में जाकर काम कर रहे हैं वो अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। माननीय मंत्री जी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अवैध खनन का, लाइसेंस बेचने का और आय से अधिक संपत्ति रखने का, तमिलनाडु के लोगों का जो हक खा रहे हैं, ऐसा कोई काम उत्तर भारतीय नहीं कर रहा है। और इस बीच बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश का भी बयान है। तमिलनाडु के मंत्री पन्नीर सेल्वम पर पलटवार किया उन्होंने। हम उनके बयान की सख्त निंदा करते हैं। विभाजनकारी बातें नेता को शोभा नहीं देती, देश में एकता का माहौल होना चाहिए। उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान पर पलटवार किया गया है। नहीं, इस तरह की विभाजनकारी बातें किसी भी राजनीतिज्ञ को शोभा नहीं देती है। देश में एकता का माहौल होना चाहिए। इस तरह के बयान की सख्त निंदा करते हैं। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे।
हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता संजीव सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव जी आपसे करना था। संजीव जी, तमिलनाडु में सरकार आपके साथ चल रही है गठबंधन में सर, और उसके मंत्री आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, सुन लिया होगा। आप निंदा करेंगे या स्वागत करेंगे उनके बयान का कि हाँ वो सही कह रहे हैं? संजीव सिंह, चलिए संजीव जी तक आवाज है। धर्मेंद्र जी आप कैसे देखते हैं इस बयान को सर? जी नमस्कार। देखिए, हम किसी भी मंत्री के अपमानजनक बयान के साथ नहीं, हम उसकी निंदा करते हैं। निंदा होनी चाहिए इस तरह के किसी बयान की, चाहे वो महाराष्ट्र, लेकिन है तो इंडिया गठबंधन के ही साथी ना सर। हो, मारपीट हो, जो भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए तो धर्मेंद्र जी, कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कोई भाजपा के है, किस पार्टी के है, चाहे जिस दल के हो, चाहे किसी गठबंधन के हो, लेकिन उनके बयान की निंदा होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इस बयान की पृष्ठभूमि की भी निंदा होनी चाहिए। जब ये हिंदुस्तान एक रूपता से नहीं चल सकता, विविधता हिंदुस्तान की पहचान है। जब आप अपनी चीजें थोपने का प्रयास करते हो तो क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है। आप सिलेक्टिविज्म नहीं ला सकते। हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत पे बहस हो। हम चाहते हैं रोजगार और बेरोजगारी पर बहस हो। हम नहीं चाहते हैं सर अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नहीं धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी पन्नीर सेल्वम से भी पूछिए ना भाई, आपके लड़के अमेरिका लंदन क्यों जा रहे हैं? यानी रोजगार वहां भी नहीं है ना, क्यों नहीं पूछ रहे आप? देखिए, अगर उत्तर भारतीय वहां रोजगार के लिए जा रहे हैं, अगर उनके लड़के जा रहे हैं अमेरिका, तो वहां भी तो बेरोजगारी है ही ना, तभी तो वो भाग रहे विदेशों में, वो नहीं दे पा रही उनकी सरकार। हाँ, पहली बात तो कहीं भी जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम करने की संविधान हमें इजाजत देता है। हाँ। और ये चाहे खोमचा लगाने की बात हो, साफ करने की बात हो, ठेला लगाने की बात हो, टिकिया लगाने की बात हो, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो किसी कंपनी में जाकर के नौकरी करता है। काम के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों मुद्दा बना रही है? मुद्दा क्या? अरे सर धर्मेंद्र जी अगर उत्तर भारतीयों का अपमान हो रहा है आपको मुद्दा नहीं लग रहा है? अरे धर्मेंद्र जी अरे धर्मेंद्र जी आप ये बताइए ना, ये आपको अपमान नहीं हो रहा है? उत्तर भारतीयों की बेइज्जती हो रही है? धर्मेंद्र जी आपको अपमान क्यों नहीं लग रहा है? ये हमारी जब बात ही नहीं आने देंगे आप, तो आप प्रेजुडिस हो बैठे। मैं कह रहा हूं, चलिए आप बात रखिए, मैं सुन लेता हूं। मैं कह रहा हूं मुझको हर देश का मेरा कहना है कि हर जात के आधार पर होता है, चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान हो, चाहे रमेश सिंधूरी का बयान हो, चाहे अवराज। चले मैं एक रिएक्शन, चलिए सर थोड़ी तकनीक हमारे से आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोहित सक्सेना आप कैसे देखते हैं इस बयान को? इसे माना ना जाए कि ये भेदभाव की स्थिति ये पैदा की जा रही है, पन्नीर सेल्वम का ये बयान? धर्मेंद्र जी आऊंगा मैं लौट के। हर हर महादेव, वंदे मातरम जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये लोग भारत को बांटने वाले लोग हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि किस तरह से भारतीयों को उनके रंगों के हिसाब से बांट दिया गया था, किस तरह से बोला जा रहा था। इस पे सदन में काफी हो हल्ला हुआ, आपको पता होगा। और ये आज का मुद्दा नहीं है। अभी हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बच्चे ठेला लगा रहे हैं, जो ऐसे रोजगार कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी रीढ़ है। उत्तर प्रदेश में जब ये बात कही गई थी कि इससे रोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध हुए, और खासकर कुंभ मेले में, तो इन्होंने कितना विरोध किया था। कथनी करनी राज्य देख के बदल जाती है आपकी, ये कैसे चलेगा? मतलब उत्तर प्रदेश में जब कहा गया तो आपने कह दिया अच्छा ठेला लगाना व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, वहां ठेला लगाने की बात आप कह सही है। इन्होंने कहा थोपने की बात। क्या थोपा जा रहा है? हिंदी थोपने का विषय है? आप हिंदू को थोपना सोचते हैं? जब 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो मुख्यमंत्री थे राजगोपालाचारी जी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था, उन्होंने हिंदी को प्रमुखता दी। इसके विरोध में आंदोलन हुआ। क्या आज भी उसी मानसिकता में है कि हिंदी अगर बोलने की बात कही जा रही है तो उसको थोपना कहेंगे? हिंदी भाषियों के लिए अगर कोई क्या थोपा गया?
क्या कहना चाहते हैं आप? जी आप उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे तमिलनाडु की, अगर आंकड़े सामने रख दूंगा दिमाग खराब हो जाएगा आपका। क्या हाल करके दिया था हम लोगों को 2017 में। देखिए, अगर मैं केवल शिक्षा की दर की बात करूं, शैक्षिक दर की बात करूं, लिटरेसी रेट की बात करूं, जो हमें 67.7% दिया गया था वो 78.2% हमने आज कर दिया। वहीं आपका जहां 81% था, तमिलनाडु का 82% हो पाया। हमने 11% अचीव किया शिक्षा के दर में, आपने 2% बढ़ोतरी पाई है। जीडीपी की मैं बात करूं, रुक जाइए, आपने बोला था, मैंने सुना, जब आपकी आवाज दोबारा आपको कहा जाएगा बोलिएगा। मुझे पता है आप लोग की व्याकुलता मेरे सामने डेटा देख के होती है। जी, बाकी मेहमानों को बुलाइए ना। बात करूं जीडीपी की जी, मैं अगर जीडीपी की बात करूं, सुनिए भाई साहब, जी जी रखिए। जो 2017 के पहले 14.4 लाख करोड़ हमें दी गई थी, आज 30.8 लाख करोड़ है। 141% की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश की। वहीं तमिलनाडु 83% की ग्रोथ कर रहा है। आप तुलना करिएगा उत्तर प्रदेश से। जी धर्मेंद्र जी कैसी बात करते हैं आप स्टार्टअप की? अरे रुक जाइए, पहले मुझे पता है, देखिए मैं अक्सर देखता हूं अपनी डिबेट्स में, मेरे आंकड़ों के बाद इनकी व्याकुलता बढ़ती है। मैं सारी व्याकुलता शांत करूंगा, 2 मिनट बाद ठंड मार के सुन लीजिए मुझे। स्टार्टअप की बात करूं, 2017 के पहले 200 थे उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 7559। उत्तर प्रदेश का आज का डाटा 8,567 और तमिलनाडु का डाटा है 10,000। चूंकि आप बच्चों को बाहर बढ़ाने फिर में लगे हैं, नहीं कैसे काम चलेगा? रोहित जी इस बयान के मायने क्या है? मायने के तमिलनाडु में चुनाव है, ये इसको नफा नुकसान क्या देख रहे हैं? धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। यस, ये तमिल भाषियों को ये कह करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हुआ था। फिर मैं संजीव जी का रुख करूंगा। अरे ये नहीं, इनको ये नहीं ज्ञान है कि ये जिस बात की तरह प्रति व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। कहां बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं? कितना हिंदी के स्कूलों की आपने क्या किया, आप बताइए, कितना मजबूत किया? हिंदी भाषी लोग को हिंदी पढ़ने के आधार पर कितनी नौकरियां दे रहे हैं? आप कैसे नफरत बात कर रहे हैं? थोपने की बात नहीं है। आर्टिकल 340 क्या संविधान किसी भी राज्य को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है। ये फायदा आप करते हो नफरत चुनाव के समय में। आप चाहते हो कि बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से आप जो लोगों को मैं काउंटर करना चाहूंगा। मैं काउंटर करना चाहूंगा। इनकी आवाज कट रही, प्रति व्यक्ति आय की बात करी, इसका भी आधा दिखा दो जरा इनको। ठीक है रोहित जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आगे जाना है। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की बात करी। 2017 से पहले आपने प्रति व्यक्ति आय हमको 46,000 दी थी, 95,000 है। तमिलनाडु में 1.6 लाख थी, 2.6 लाख है। कितनी बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई? हमारी दुगने से ज्यादा है। तो कम से कम जो आपने यूपी को हमको सौंपा है, वहां से जहां हम यूपी को लेके आए, प्रशंसा करिए। और आप लोगों की इसी तरह से भारतीयों, पहले तो आपने देश को बांट दिया, अब भारतीयों को बांट रहे हैं, ये समस्या है। रोहित जी रुक जाइएगा। संजीव सिंह देखिए, ये क्योंकि संजीव सिंह वहां सरकार चला रहे हैं मिलकर। संजीव जी, ये उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं है पन्नीर सेल्वम का ये बयान? उन्हें इसका खंडन भी किया है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया जी। बिल्कुल, अगर आप बातें कह रहे हैं, पहली बात कि इससे कोई उनकी सफाई प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस नहीं है। ये बयान उत्तर भारतीय के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी बन के आपके चैनल पर बैठे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था बंगाल में एक सिख IPS अधिकारी को? खालिस्तानी कहा था। जब देश का किसान आंदोलन कर रहा था, लाल किले पहुंचा तो उसको आतंकवादी कहा। अरे संजीव जी ये तो बता दीजिए ना, उत्तर भारतीयों का अपमान मानते नहीं मानते आप? मैं फिर कह रहा हूं कि TR बालू ने उस बयान का खंडन किया है। हाँ। और उस बयान को कहा कि बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। उस बयान को लेकर के किसी भी उत्तर भारतीय के ऊपर ये कहना ये गलत है। उत्तर भारत के लोग पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपना पताका फहरा रहे हैं। तो आप गलत साथी चुना ना फिर आपने? नहीं, आप गलत साथी के साथ है ना, उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। यार साथी बता रहा हूं, इनके जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, उनकी भाषाओं पे भी थोड़ा बात करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी के भाषाओं से मैं कह रहा हूं ये भूले नहीं, महाराष्ट्र में सरकार चलाते थे, इनकी शिवसेना के गठबंधन होती थी। उत्तर भारतीय को जब देखो तब मारा जाता था, तब ये क्या करते थे? तब इनके साथ क्या कोई बयान आता था? आज ये बात करेंगे। इसलिए
अब आपने गठबंधन कर लिया तो सब खत्म हो गया। मतलब आप गठबंधन कर ले तो भाई साहब सब खत्म। नहीं, आपके यहाँ कोई रहे उस पर कोई आरोप लगे नहीं भाई साहब, सुनिए, आपके यहाँ कोई आदमी रहे उस पर कोई आरोप लगे तो फिर ये राजनीतिक साजिश है, और हमारे यहाँ आ जाए तो देखिए आरोपी को अपने यहाँ ले लिया। मतलब ये दूषित मानसिकता, दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? राजनीति में दोहरा खेल खेलते रहिएगा। आप दिल्ली में आपके सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा था कि जो दिल्ली में जो उत्तर भारतीय आकर के रहते हो उनको आपने क्या कहा था, यह याद है कि नहीं? क्या बताओ बताइए। आपने रोहिंग्या मुसलमानों की तुलना की थी, ख्याल है आपको? दिल्ली का चुनाव आप भूल गए? अरे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा अलग था, ये अलग मुद्दा था। कहां से दोनों को, मतलब ये कौन सा बिहारियों साइंटिफिक फॉर्मूला है ये आपका? वाले लोग आज बात करने वाले लोग हैं, जब बात करते हैं। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर से कहेंगे, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहूँ, ये वो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू का यूं मानते थे, बीमारू का यूं मानते थे कि हम बीमारू राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला आजादी के बाद जिसने कहा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप तो बीमारू मानते थे ना, ये बीमारू के शब्दावली का तो आप ही की शासनकाल का दिए देने ना, आपने तो 60 साल शासन किया। मैं लौट रहा हूँ संजीव जी, एक रिएक्शन में राजनीतिक दृष्टि से विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े। विजय उपाध्याय जी इस बयान को कैसे देखते हैं? ठीक है संजीव जी रुकिए, संजीव जी अभी रुकिए, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी बंद करा करके मधुशाला चलाता है। संजीव जी आप रुकिए, ठीक है संजीव जी रुकिए। विजय उपाध्याय जी ये लड़ाई है क्योंकि हिंदी को लेकर ये लड़ाई है, लेकिन अगर उनके इस बयान को हम समझे, तो वो तो ये भी बता ही रहे ना, ठीक है उत्तर भारतीय वहां नौकरी करने जाते हैं, सब जाते हैं, कोई इधर है कोई उधर है, लेकिन ये बता रहे हैं कि उनके बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो हुई उनके यहां भी, इसका मतलब उनके बच्चे जा रहे हैं। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमारे बच्चे इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश, और हमारे बच्चे 2 भाषा जानते हैं, इंग्लिश होने का फायदा वो अमेरिका में जाते हैं। सर मुझे पिछली बार लंदन जाने का मौका मिला, ज्यादातर वहां साउथ के लोग मिले, तमिलनाडु के लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो भी वहां सर स्टोरी चला रहे हैं, वहां दुकानों में काम करते नजर आए मुझे भी, वो कोई वहां बहुत बड़े उद्योगपति तो नहीं नजर आए। विजय उपाध्याय जी ये लड़ाई क्या चुनावी लड़ाई देखी जाए? नहीं, ये प्योरली चुनाव की लड़ाई है। एक्चुअली डेमोक्रेसी डिवाइड करके ही राजनीतिक दल अपने को मजबूत करते हैं, और ये एक परंपरा बन गई है। देखिए किसी भी राज्य के व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, चाहे वो राज ठाकरे महाराष्ट्र से करें या कोई दूसरा नेता बीजेपी का, कांग्रेस का, कहीं का भी नेता कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो ये संविधान का सीधे सीधे अपमान है। और अगर राजनीतिक व्यक्ति करता है, कोई विधायक और मंत्री करता है, तो अपनी शपथ का घोर उल्लंघन करता है। कायदे से तो उसकी शपथ का उल्लंघन करने के आधार पर उसका मंत्री पद या उसका जो, अगर वो जनप्रतिनिधि है, विधायक या एमपी है, तो वो चला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें शपथ में साफ कहा गया है कि आप भेदभाव, धर्म, जाति या उस पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो अगर कोई देखिए भेदभाव करने का कारण क्या है? तमिलनाडु में चुनाव नजदीक है और चुनाव में डीएमके थोड़ा हॉट वाटर में है, उसे लगता है कि अगर वो तमिल अस्मिता को नहीं उभारेगी, हिंदी का विरोध नहीं करेगी, तो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। और जहां तक बात काम करने की है या इस तरह की जो टिप्पणी उन्होंने की, तो तमिलनाडु के लोग भी ऐसा काम करते हैं और तमिलनाडु के बाहर भी करते हैं। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट हमारे यहाँ इस देश के मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। तमिलनाडु में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ी संख्या में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं, तमिलनाडु के भी लोग काम करते हैं। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां, ये चूंकि क्या है कि नेता बड़ी ओछी मानसिकता का व्यक्ति होता है, बहुत से नेता, सभी नहीं, बहुत से नेता बहुत ओछी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं और बहुत छोटी घटिया मानसिकता होने की वजह से इस तरह की टिप्पणियां देते हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए। ये इतना लेकिन विजय उपाध्याय जी, ये बांटने की बात कही जाती है, बांटने, ये तो हमेशा से ऐसा होता है और ये पॉलिटिकल पार्टियां बांटती हैं लोगों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अकेले बीजेपी को। महाराष्ट्र का देखिए उन्होंने भी जिक्र किया, महाराष्ट्र के चाहे शिवसेना की बात हो, कैसे उत्तर भारतीयों को, जब तो बीजेपी साथ में थी, आपको भी याद होगा, उत्तर भारतीयों को मारा जाता था, उनके रेडी खोमचे पलट दिए जाते थे, इतना बुरा बर्ताव होता था वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ, और वही स्थिति अब ये लोग कर रहे हैं, यहां बांट रहे हैं।
नहीं, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र में यूपी के लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद भी, इनकी टिप्पणी के बाद भी अगर तमिलनाडु की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर उसमें दूसरे राज्यों के लोग निकल के चले जाए तो काम ही नहीं कर सकते। जिस समय कोविड आया था तो तमाम कामगार निकलकर अपने राज्य वापस, अपने घर वापस आ गए थे, तो उन्हें में बैठा के बुलाया उन कंपनियों ने। ऐसा नहीं, स्किल की वैल्यू है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। स्किल जिन लेबर के पास है वो महत्वपूर्ण होता है। तो उनको जो सच्चाई है वो भी पता है, लेकिन राजनीति चीज ही ऐसी है कि संजीव जी आप लोग बीजेपी पर ही आरोप लगाते हैं कि ये बांटते हैं, मजहब के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। सर आप लोग भी तो भाषा के नाम पर बांट ही रहे हैं ना, ये बांटने का ही तो काम है ना। मुझे लगता है जेपी भाई थोड़ा आप 30 सेकंड का समय दीजिएगा, आपका दर्शक समझदार है। पूरे देश को मराठा नान मराठा, जाट नान जाट, उत्तर से दक्षिण, अगड़े से पिछड़े, दलित से पिछड़े को लड़ाने वाले लोग, और आज बात करते हैं कि हम भाग रहे हैं। हमारे सदन ने वहां पे सीधे उसका खंडन किया है और उस बयान का खंडन किया कि तमिलनाडु में सभी लोगों का स्वागत है। दूसरी तरफ अभी भाजपा के प्रवक्ता गिना रहे थे कि योगी जी ने बहुत योगदान दिया। तो उस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, रोजगार मांगते हुए नौजवान को सुनने का ध्यान दीजिएगा, इजराइल में भेजा जा रहा है वहां मरने के लिए। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके लिए पीठ सब तपाता है। 67,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गया, वो नंबर पिछड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में वहां भीख मांग रहे हैं रोजगार की। ये बात करेंगे। 27,000 पाठशाला बंद कर करके 28,000 गौशाला खोली जा रही, ये बात करेंगे। और इनके लिए मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जब वो कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, कांवड़ ढोते हैं तो फूल मलाई गिरा जाती है, और रोजगार मांगते हैं तो लाठियां चलती हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ और बनारस के रोडों पे ये बात करेंगे। इसलिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने एक मिनट से भी ऊपर दिया आपको, जल्दी से रोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं देखिए, इनको इससे तो बिल्कुल कष्ट है कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल गिराए जाते हैं, लेकिन इनके गठबंधन की सरकार में ये जो रोजे के इफ्तार का बजट दिया जाता था उसमें कोई आपत्ति नहीं थी आपको। और सुनिए कांग्रेस के शासनकाल में आज पे आप सब्सिडी दे रहे थे। अरे रुकिए, सबर चाटी, थोड़ा सा सबर। भाई साहब आपने बोला, मैंने सुना ना, थोड़ा सा मात्रा रखिए। सुनिए, अरे रख लीजिए भाई, थोड़ा सा रख लीजिए। आपने, अरे भाई आपने बोला, मैंने सुना, आप फिर बोलिएगा, फिर सुनूंगा, फिर जवाब दूंगा। सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन लीजिए ना। संजय आपको मौका दिया, भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मैं जवाब दे रहा हूं, आप मुझे फिर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। व्याकुलता का कोई विषय नहीं यहाँ पे। दूसरी बात, ये तो जब केंद्र में थे तो अमरनाथ यात्रा पे टैक्स लेते थे, रेलवे टिकट के भाड़े बढ़ा करके टैक्स लेते थे, हज पे सब्सिडी दे रहे थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी आपको। ये आप बताते हैं ये सेकुलरिज्म है, और अगर ये सेकुलरिज्म है तो आप अपने सेकुलरिज्म से खुश रहिए। आप इसको सेकुलरिज्म कहेंगे कि हिंदुओं पर आप टैक्स लीजिए, मुसलमानों को सब्सिडी नहीं दीजिए, ये सेकुलरिज्म है? मतलब आप एक कौम की बात कर रहे हैं, वो सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर यहाँ के बहुसंख्यकों से आप टैक्स ले रहे हैं यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे, तो भाई साहब नहीं, ये तो कानून। क्या बात करते हैं भाई साहब आप? मतलब कांवड़ यात्रा में फूल गिरा जाने से आपको इतनी नफरत है? अरे आप कहिए आप हिंदू है, आपको फिर भी हिंदुओं से नफरत है भाई। आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र कैसे कर दिया यहाँ पर? नहीं, इसमें कहीं से मैं लौट रहा हूँ। संजीव जी रुकिए, अब ठीक है। रोहित जी प्लीज, हो गई बात। मैं धर्मेंद्र जी देखिए, तमिलनाडु में भी चुनाव है, आने वाले वक्त में अब चुनावी मौसम यहां भी है, क्योंकि अब ये चुनावी वर्ष है अगर आप देखें तो अपना। अब ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा उत्तर भारतीयों का अपमान है? अगर आप उत्तर भारतीयों के सम्मान में नहीं खड़े होते हैं तो समाजवादी पार्टी से भी तो उत्तर भारतीय सवाल पूछेंगे, यूपी के लोग भी तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर यूपी के लोग वहां काम करते हैं, जिसमें आपका पीडीए फॉर्मूला जो फिट बैठता वो भी। तो आपको ऐसे, क्योंकि ये तो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन से आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को आवाज उठानी चाहिए, कैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए, डीएमके से दूरी बनाए? जयप्रकाश जी, ये नफरत की बयानबाजी और नफरत पे डिबेट भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हमने एक लाइन में कहा, अरे बयान कौन दे रहा सर, ये बड़ी बात होती है। बयान वो मंत्री दे रहा है, डिबेट बीजेपी करा रही है। चाहे मंत्री जी का, सुनिए तो, अरे मेरी बात सुनिए तो भाई, चाहे वो मंत्री जी का बयान एक लाइन में कहा वो निंदनीय है, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। सर एक लाइन में खत्म उत्तर भारतीयों का अपमान।
एक लाइन में खत्म हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सीधा जवाब बीजेपी से। उन्होंने बयान दिया महाराष्ट्र, अरे मेरी बात आगे बढ़िए सर, एक्शन लीजिए। उत्तर भारतीयों का सम्मान है, पीडीएफ फॉर्मूला है, चुनाव है यूपी में, कहां सो रहे हैं सर? पार्टी के एलआईयू ने सर नाराज हो जाएगा पीडीएफ आपका धर्मेंद्र जी। आप कहां जवाब चले गए? अब मैं कह रहा हूं, देखिए भाजपा चाहती है कि नफरत का बयान हो, किसी काम पर भी डिबेट ना हो। चूंकि चुनाव आ रहा था, उसको मालूम था, इसीलिए केंद्र सरकार से वो अपनी एकरूपता खेलने का काम किए। जब संविधान इजाजत देता है कि राज्य अपने हिसाब से भाषा का चयन करेंगे पढ़ाई के लिए, तो केंद्र सरकार ने क्यों जबरदस्ती थोपने का काम किया? जबकि इस पर चल रहा है तो चाहते थे विमर्श हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी शायद पढ़ के नहीं आते हैं, उनको लगता है मैं बहुत डाटा जानता हूं। उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में 7 लाख से ज्यादा इनके सरकार में आ गया। जो जब हम लोग छोड़ के गए थे उसका तो 2.5 गुना हो गया। और उसके बाद में नौकरी बता सकते हो, पैसा कहां ले गए, कैसे किए? प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। दुनिया के देशों छोड़िए, भारत की जो राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय है उसके आधे से कम उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की है। गरीब होता जा रहा है, उसकी थाली कमजोर होती जा रही है। धर्मेंद्र देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे एक छोटा सा सवाल, फिर मैं इस पर जवाब ले लूंगा। धर्मेंद्र जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक उत्तर भारतीयों को गाली देना एक पैशन सा बन गया है, एक फैशन बन गया है। आप देख रहे कोई भी गाली उठा के दे देता है। अगर आप तो उत्तर भारतीय हैं, आप यूपी के लोग हैं, अगर आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां कोई स्टैंड नहीं लेती हैं, कोई एक्शन नहीं लेती हैं, तो फिर क्या होगा सर? आप उनको बचाव करेंगे, आप उनकी पक्ष में, तो उनको तो और मौका मिलेगा। आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए, इस पर कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए? पूछे कांग्रेस से, पूछे गठबंधन से। ये देश संविधान से चलेगा, अराजकता से नहीं। यदि कोई संविधान विरोधी काम कर रहा है, बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी हो, हम हो, हमारा एलआई हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के एलआई हो, गिरिराज सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अमित मालविया हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान इसीलिए है, संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए सब पर बराबर है। लेकिन जब आप एक को नफरत इजाजत दे दोगे, एक लोग को मैं इस पर एक रिएक्शन। डॉक्टर रोहित आप भी तो यही है ना, तमिलनाडु में आप भी तो अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं ना, क्योंकि स्थिति आप लोगों की भी खराब है। आप वहां हिंदी की बात कर रहे हैं, तो वहां विरोध होता है हिंदी को लेकर पहले से ही। देखिए एक बात बताइए, क्या इस तरह का, अरे भाई बोल लिया आपने, अब मेरी बारी है, इनको समझाइए। जब मैं सुनता हूं तो मुझे भी सुनने का मादा रखे, मुझे भी सुनने का मादा रखे। क्या ये जो भी बयान दिया गया है उसमें बीजेपी ने कोई प्रमुखता दिखाई या कोई इनिशिएटिव लिया? आपके सहयोगी दल ने बोला, और हमें लगता है भारत समूचा राष्ट्र है, उसमें ना कोई दक्षिण भारतीय है ना कोई उत्तर भारतीय है। मैं आपको मतलब एक बड़ा चौंकाने वाली चीज बोलूं, मैं अक्सर धोती पहनता हूं तो मुझे लोग कह देते हैं आप साउथ इंडियन हैं। मैंने क्यों भाई? बोले आपका पहनावा है। मैं कहता हूं नहीं, ये भारतीय पहनावा है, बट वो अभी भी पहन रहे हैं। अब यहां तक बंटवारा हो चुका है। भाई साहब कह रहे थे कि आप भाषा थोपने की काम कैसे कर सकते हैं, पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा को लागू करने की प्रमुखता मतलब मैंडेटरी कर सकती है। ये कोई थोपना नहीं है, संविधान का अनुसरण है। संविधान ये अधिकार देता है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, लेकिन धारा अनुच्छेद 343 उनको ये अधिकार देता है कि हिंदी भाषा को वहां लागू किया जाए। इसको गलत तरीके से प्रस्तुत क्यों किया जा रहा, थोपा जा रहा है? अरे हिंदी थोपी नहीं जाती है भाई, मैं जल्दी से हिंदी थोपी नहीं जाती। मैं एक रिएक्शन थोड़ा सा विजय उपाध्याय जी का, फिर मैं संजीव से लूंगा। अब विजय उपाध्याय जी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। अब ये ठीक है, बीजेपी को घेरिए, आप सवाल करिए, वहां की पॉलिटिकल है, लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं, मैं यूपी को ही देखे, यूपी वाले इतना प्यार बरसा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल आप देखिए वाराणसी में तमिल संगमम होता है, वो देखिए कार्यक्रम हिंदी और तमिल का। हाँ, यहां तो प्रयास किए जा रहे हैं कि भाईचारा संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ा जाए। वाराणसी के अंदर आपने भी देखा है, और लेकिन वो तोड़ रहे, वो उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे, और वो भी पॉलिटिकल लोग। देखिए दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों में आते हैं, तीर्थाटन करते हैं, और उत्तर भारत के लोग रामेश्वरम से लेके तंजावुर और त्रिचुरापल्ली और दूसरी जो जगहें हैं तमिलनाडु की, वहां जो मंदिर हैं
उनके तीर्थाटन के लिए जाते हैं। तो जो अंतरधारा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें एक रूपता समानता है और सदियों से है, हजारों साल से एक परंपरा बनी हुई है। तमिल संगमम भी उसका एक हिस्सा है, जो पहले होता था, बीच में बंद हो गया था, फिर से शुरू हुआ है, जिसमें एक कल्चरल आदान प्रदान काशी और तमिलनाडु के बीच में चलता था। क्योंकि दुनिया की जो सबसे पुरानी भाषाएं हैं उसमें तमिल और संस्कृत दो भाषाएं सबसे प्राचीन भाषाएं मानी जाती हैं। तो लोगों को पता नहीं है। राजनीति करने वाले चूंकि अपने वोट बैंक के हिसाब से बात करते हैं तो वही कहेंगे, वो नहीं बताएंगे कि कितने लोग यहाँ से रामेश्वरम जाते हैं और कितने लोग तमिलनाडु से अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरी जगहों पे आते हैं। तो जो अंतरधारा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें समानता है, बिल्कुल समरूपता है और एकता है। बिल्कुल। ये संजीव जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल, ये छोटा सा सवाल, आप बताइए ना, आप वो उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां संबोधन करते हैं, काशी तमिल संगमम होता है, हर साल होता है, कितनी भव्यता से कराया जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी बांट रही है, बीजेपी ये कर रही है। भाई ये किस लिए संगमम होता है? ये मैं थोड़ा तमिल संगमम से लेकर के काशी के बारे में बता दूं आपके दर्शकों को कि काशी को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ मराठी भी रहता है, यहाँ गुजराती भी रहता है। अरे सर, काशी तमिल संगमम होता है नहीं होता? अभी हुआ ना, पिछले महीने हुआ ना सर। अभी तमिल संगम को लेके कह दूं कि जब तमिल संगम हो रहा था तो इसी दक्षिण भारत की बेटी का गैंगरेप किया था भाजपा का महानगर आईटी सेल के अध्यक्ष ने। तब नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे थे, वो नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहा था। तब दक्षिण भारत की बेटी ने क्या लाई थी? दक्षिण भारत के बीएचयू के आईटी की बेटी का गैंगरेप करने वाले लोग उस समय तमिल संगम मना रहे थे। तब कांग्रेस के लोग मांग कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी का, लेकिन 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं की गई थी। ये भी सच्चाई है। भाजपा का प्रवक्ता इस पर क्या बोलेंगे, पूछिए। रोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, एक बात समझिए, आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई? उनको अरेस्ट किया नहीं किया गया? आप लोगों के पास समस्या ये है कि आपने यहाँ काशी का मुद्दा तो उठा दिया। एक मिनट रुकिए फिर भाई, आप बोलते हैं मैं सुनता हूं, जब मैं बोलता हूं आप व्याकुल होते हैं। आपने यहाँ पर काशी का मुद्दा उठाया। मुझे एक बात बताइए, आप में से किसने वेस्ट बंगाल में जब डॉक्टर बच्ची का रेप हुआ था मुद्दा उठाया था, या जाके छाती पीटी थी वेस्ट बंगाल में? चलिए, ये लड़ाई एक तरफ होता है काशी और तमिल संगमम, लेकिन देखिए उत्तर भारतीयों का एक तरफ तमिलनाडु में पॉलिटिकल लोग अपमान कर रहे हैं। ये है भेदभाव, बांटने की राजनीति, क्योंकि चुनाव है। नमस्कार।